सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 26 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली लद्दाख से रिलेटेड है। तो जैसा कि हमें पता है कि वहाँ पे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी अपने आज 15th डे के हंगर स्ट्राइक पे हैं और उनकी लद्दाखीज की डिमांड है कि बेसिकली लद्दाख को जो है स्टेटहुड दिया जाए और प्लस जो है 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। तो अब इसको लेके प्रोटेस्ट जो है काफ़ी वायलेंट हो गया और जिसमें कि 4 लोगों की डेथ हो गई और जो वहाँ पे बीजेपी ऑफिस है और हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें आग लगा दी गई। पुलिस ने भी काफ़ी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की और पेलेट गन्स का यूज़ किया जिसमें 4 लोगों की जो है डेथ हो गई, 30 सिक्योरिटी पर्सनल्स भी इंजर्ड हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है ये 6 शेड्यूल। बेसिकली 6 शेड्यूल में इंक्लूजन होने का मतलब क्या है? तो बेसिकली ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और सिक्स शेड्यूल अलाउ करता है स्पेशल प्रोटेक्शन और ऑटोनॉमी जो है ट्राइबल स्टेट के लिए। की फीचर्स क्या है सिक्स शेड्यूल के कि एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मिलती है जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वहाँ के ट्राइबल्स खुद रन करते हैं और इन काउंसिल्स को पावर होता है कि वो लॉ बना सकें लैंड पे, फॉरेस्ट पे, वाटर, एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पे। और कंट्रोल रहता है वहाँ की मनी लेंडिंग पे। मैनेज कर सकते हैं वो लोग जो छोटे मोटे सोशल कस्टम्स हैं या फिर मैरिजेस हैं या डिवोर्स हैं, ये सारी चीज़ें। और ट्राइबल्स का लैंड प्रोटेक्शन होता है। कैसे लैंड प्रोटेक्शन जो है कि नॉन ट्राइबल्स इजीली जो है वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते, ट्राइबल लैंड। और सेपरेट बजट काउंसिल्स बजट रिसीव करती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर। तो जब से जो है आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है उसके बाद से लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है विदाउट लेजिस्लेचर। तो लोकल्स को फियर है कि वहाँ पे उनके लैंड राइट्स जो है वो चले जाएंगे और बाहरली लोग का आना इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो उनकी आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर या जॉब्स पे थ्रेट पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि सिक्स शेड्यूल में इनको इंक्लूड किया जाए ताकि ट्राइबल प्रोटेक्शन मिले और ये सारे प्रोटेक्शन उनको इंश्योर हो ताकि उनका जो कल्चर है और जॉब्स है वो प्रोटेक्ट रहें। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज़ है कि सोनम वांगचुक जी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो है एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। क्या है ये एफसीआरए लाइसेंस? ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर लाइसेंस मिलता है कि कोई भी इंडिया में एनजीओ है या ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकती है, फंड ले सकती है। तो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। तो क्या होता है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? तो ये एक लॉ है जो 2010 में बनाया गया था और इसका मेन पर्पस है जो इंडिया में एनजीओज हैं या फिर एसोसिएशंस हैं या इंडिविजुअल्स को, ये बेसिकली फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करता है। कोई भी फॉरेन फंडिंग इनको मिल रही है तो ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि फॉरेन मनी का जो है मिसयूज रोकना और कोई भी फॉरेन पैसा लेकर एंटी नेशनल एक्टिविटीज ना करे। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना कि पैसे किस सोर्स से आ रहा है और कैसे यूज हो रहा है ये क्लियरली रिकॉर्ड हो। और दूसरा सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना इंडिया की, कि फॉरेन पॉलिसीज जो है फॉरेनर्स वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए इंडियन पॉलिटिक्स को, पॉलिसीज को या सोशल मूवमेंट में कोई इंटरफेरेंस ना करे इंडिया में। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं इसमें, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई या गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, जज हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, इलेक्शन कैंडिडेट, इन ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे ताकि इसके रूल्स और टाइटन किए जा सकें। जैसे कि आधार को कंपलसरी बना दिया गया था जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं उनके लिए, एनजीओज के। और जो आपका पूरा टोटल एक्सपेंस है उसका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आप सिर्फ 20% ही कर सकते हैं फॉरेन फंड से। और जो तीसरा है कि बैंक अकाउंट जो है जो आपका रहेगा वो बेसिकली जो है एसबीआई की एक ब्रांच है दिल्ली में, वहाँ पे ओपन करना मैंडेटरी है। तो ये सारी चीज़ें की गई। तो अभी यहाँ पे सोनम वांगचुक जी की ऑर्गेनाइजेशन का भी एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है ऑन द एलिज्ड वायलेशन के चलते कि उनका फंड मिसयूज हो रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे बोलना है यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि रशियन आर्मी ने जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको रिक्रूट किया है, इंक्लूडिंग श्रीलंकन्स और नेपालीज को। और एलिगेशंस है कि लोगों को टॉर्चर, थ्रेट या डिसीट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए। और एक केस में रिफ्यूजल पर एक इंडिविजुअल को गोली भी मार दी गई। और विक्टिम्स जो है इंक्लूडेड है तमिल रीजन से
जाफना प्रोविंस के श्रीलंका में। और यूनाइटेड नेशन ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को लेटर लिखा जिसमें कि लिखा कि 3 श्रीलंकन्स को जो है फॉल्स जॉब प्रॉमिस के नाम पर उनको ट्रैफिकिंग की गई और रशियन आर्मी में भेजा गया। और तो बेसिकली रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि कई सारे हंड्रेड्स ऑफ श्रीलंकन्स जो है उनको कोयर्स किया गया है और रिक्रूट किया गया है। 2024 में लगभग 120 एक्स मिलिट्री श्रीलंकन रशिया गए और अभी तक इसमें से 60 जो है वो मिसिंग है। तो श्रीलंकन्स वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि 2022 के जो में इकोनॉमिक जो क्राइसिस आया श्रीलंका में, उसके बाद लोग बाहर जॉब जाने के लिए डेस्परेट हो गए और रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने काफ़ी बड़ी हाई फीस लेकर फॉल्स प्रोमिसेस दिए वहाँ पे जॉब के लिए। और ये सिर्फ वहीं पे नहीं हुआ है बल्कि इंडिया में भी 15 इंडियंस का बोलना है कि 15 इंडियंस जो है श्रीलंका में फंसे हुए हैं इस चीज़ को लेके, और उनको भी फॉल्स प्रोमिसेस देके भेजा गया रशिया में, वहाँ रिक्रूट किया गया आर्मी में। तो श्रीलंका जो है ट्रेडिशनली रशिया का क्लोज अलाई रहा है, तो गवर्नमेंट केयरफुल टोन में बोल रही है और उनको बोल रही है कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट हो गए उनको वापस भेज दिया जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हरियाणा सीएम लॉन्चेस फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर वुमेन। तो यहाँ पे एक स्कीम के बारे में है जिसका नाम है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। तो दीनदयाल लाडो एक लक्ष्मी योजना में जो एलिजिबल वुमेन बेनिफिशियरीज हैं उनको 2100 रुपये जो है पर मंथ दिया जाएगा टू बोथ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन बिटवीन 23 to 60 ईयर्स। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, राजनाथ मोरक्को विजिट मार्क्स न्यू चैप्टर इन इंडिया अफ्रीका डिफेंस टाइज। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है मोरक्को में जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? मोरक्को में बेरेचिड मोरक्को में। और ये बेसिकली जो है मोरक्को हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये गेटवे है कहाँ का? वे टू अफ्रीका के लिए, और पोटेंशियल मार्केट है इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट का। इंडिया का प्रेजेंस अफ्रीकन डिफेंस मार्केट में इससे एक्सपैंड होगी वाया मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज। तो रशिया का जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है डिसरप्ट हुआ है क्योंकि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और सैंक्शंस की वजह से, और इंडिया का एक्सपीरियंस जो है रशियन इक्विपमेंट्स में वो हेल्प करेगा मेंटेनेंस और सप्लाई में। तो इंडिया जो है वो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बूस्ट कर सकता है अफ्रीकन नेशंस के साथ, और ये विजिट मार्क करता है न्यू फेज जो इंडिया और अफ्रीका डिफेंस कॉपरेशन है उसमें। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, फॉरेन ट्राइब्यूनल्स एक्ट से रिलेटेड है। तो क्या है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स? ये बेसिकली फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो है उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को रेगुलेट करता है ये एक्ट, और ट्राइब्यूनल्स जो है बेसिकली फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, फॉरेन ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है कि क्या है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स। तो इंडिया में फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रेगुलेट करता है, और ट्राइब्यूनल्स क्या करती हैं? ट्राइब्यूनल्स उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करती हैं कि वेदर जो है पर्सन इज अ फॉरेनर और इंडियन सिटीजन, और मेनली असम में अभी तक यूज़ हुआ है। तो इसके जो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स होते हैं यूजली जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होते हैं वो होते हैं, और तो ये बेसिकली डिक्लेयर करते हैं कोई भी फॉरेनर है या इंडियन सिटीजन है तो इसका अगर मिस यूज होता है तो स्टेटलेसनेस का जो है रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या एविडेंस नहीं मिला तो। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया रशिया डिस्कस ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज प्लान टू बूस्ट एग्रीकल्चर ट्रेड टाइज। तो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने रशियन डिप्टी पीएम से मिले ड्यूरिंग वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे जो है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में डिस्कस हुआ। तो क्या है ये ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज प्रोग्राम? ये म्यूचुअल एग्रीकल्चरल जो ट्रेड है, एग्री ट्रेड, उसको बढ़ाने के लिए है एमंग ब्रिक्स कंट्रीज। तो ऑनगोइंग वर्क चल रहा है इसमें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो बेसिकली इससे जो एग्री ट्रेड कॉर्पोरेशन है ब्रिक्स कंट्रीज वो बूस्ट होगा, और दूसरा जो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है बिटवीन इंडिया एंड रशिया वो भी स्ट्रेंथन होगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। तो पहले देख लेते हैं एनसीएसटी के बारे में, उसके बाद में न्यूज़ देखते हैं।
तो एनसीएसटी बेसिकली आर्टिकल 338 ए के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये बेसिकली 1987 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका काम है कि इंश्योर करना कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी प्रोटेक्शन, वेलफेयर और डेवलपमेंट, और जो मॉनिटर करना कोई भी इम्प्लीमेंटेशन है जो एसटी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं उनको और लॉज को उसको मॉनिटर करना, और इन्वेस्टिगेट करना कोई भी कंप्लेंट है अगेंस्ट जो है डेप्रिवेशन ऑफ जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एसटीज के खिलाफ, और एडवाइस करता है सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं पॉलिसी मैटर्स पे कंसर्निंग जो एसटीज का मैटर है। तो कॉम्पोजिशन क्या होता है कि चेयरमैन होते हैं प्लस जो है 5 मेंबर्स होते हैं, और विद एक्सपीरियंस इन एसटी वेलफेयर। मेंबर्स यूजुअली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और ट्राइबल वेलफेयर एक्सपर्टीज के होते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि 2005 के आसपास जो है छत्तीसगढ़ के शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज जो माओइस्ट एक्टिविटी है या सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्टेट से माइग्रेट हो गए, और ज़्यादातर फैमिलीज अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या उड़ीसा में सेटल्ड हैं। तो इनकी बेसिकली रिकमेंडेशन एनसीएसटी की कि जो है लैंड अलॉटमेंट इनके लिए दिया जाए, मिनिमम 5 एकड़ जो है एग्रीकल्चर और हाउसिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट दी जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू घर दिया जाए, और हेल्थ कवरेज हो, राशन दिया जाए, और तो यही सब जो है रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एक आर्टिकल है जो कि हाईलाइट करता है इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी और नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन। तो यहाँ पे 8 स्टेट्स विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स 0.13% ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है 70% एक्सपोर्ट की बात करें तो वो सिर्फ 4 स्टेट से आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो गुजरात की अकेले की बात करें तो मोर देन 33% एक्सपोर्ट गुजरात करता है बाहर, और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं ये सिर्फ 5% ही कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट सिर्फ बहुत ही कम 0.13% एक्सपोर्ट करता है। तो बोलते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का मार्जिनलाइजेशन कैसे हो रहा है कि 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके पास कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए कोई भी ऑपरेशनल जो है कॉरिडोर नहीं है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ट्रेड पॉलिसी और इंसेंटिव्स में मोस्टली जो है टिल्टेड रहती हैं वेस्टर्न इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए बनाए गए हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड है नॉर्थ ईस्ट में, उसका वॉइस जो है प्रैक्टिकली एब्सेंट है यहाँ पे। तो असम का एग्जाम्पल देते हैं टी और ऑयल इंडस्ट्री का। तो बोलते हैं कि जो असम की जो टी इंडस्ट्री है उसकी बात करें तो काफ़ी इकोनॉमी फ्रेजाइल है, जैसे यूएस और यूरोपियन यूनियन के जो बायर्स के ऑर्डर कट होने से जो है मार्जिन्स काफ़ी लो हैं और जॉब्स पे भी रिस्क है। तो यहाँ के नोमालीगढ़ी रिफाइनरी का एग्जांपल देते हैं कि इसका जो एक्सपेंशन है और जो रशिया में क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी उस पे वो भी रिस्क क्रिएट कर रही है, क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल टैरिफ्स जो लगाए जा रहे हैं या सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। और बॉर्डर ट्रेड की बात करें आसियान कंट्रीज के साथ तो म्यांमार बॉर्डर पे ट्रेड बहुत ही थिन है, स्पेशली जो मोरे रीजन है मणिपुर का और जो जोगतावर रीजन है मिजोरम का, वहाँ से। तो रोड्स और जो कस्टम ऑफिसेज हैं, रोड्स और कस्टम ऑफिसेज तो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं पर लार्जली अंडर यूटिलाइज्ड हैं, और सर्विलेंस और सिक्योरिटी डोमिनेट करती है यहाँ पे ज़्यादा। सर्विलेंस काफ़ी होता है और सिक्योरिटी काफ़ी डोमिनेट करती है। और स्ट्रैटेजिक रिस्क की बात करें तो वहाँ पे बेसिकली चाइना जो है, चाइना नॉर्दर्न म्यांमार में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और अलायंसेस के थ्रू। तो इंडिया का ट्रेड और एक्सपोर्ट पॉलिसीज ज़्यादातर कोस्टल एनक्लेव्स पर ही फोकस्ड है, और नॉर्थ ईस्ट डिस्कनेक्टेड है और काफ़ी इकोनॉमिक ब्रिटल है, इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, मिसट्रस्ट इन लद्दाख, लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ पीपल नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो 24 सितंबर को क्या हुआ कि लद्दाख में प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया काफ़ी, जिसमें 4 लोगों की जो है डेथ भी हो गई और कई लोग इंजर्ड हो गए। तो सेंटर का कहना है कि प्रोटेस्ट जो है लीडर्स ने बैड फेथ में एक्ट किया, जबकि उनकी डिमांड्स को एड्रेस करने की कोशिश हो रही थी। तो प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या थी कि लद्दाख को बेसिकली पहले तो स्टेटहुड मिले, और दूसरा 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, यानी ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। लोकल्स जो है जॉब में रिजर्वेशन हो, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो है उनकी जो है उनको बढ़ाया जाए।
तो लीडिंग ग्रुप्स इसमें कौन-कौन है? एक तो लेह अपेक्स बॉडी है, जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी लेह को रिप्रेजेंट करती है, और कारगिल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कारगिल को रिप्रेजेंट करती है। दोनों ग्रुप्स के बीच कई डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन 4 पॉइंट एजेंडा पे जो है ये यूनाइटेड हैं। और रीसेंट ट्रिगर क्या हुआ कि मई 2025 में सेंटर और लोकल बॉडीज़ के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि 95% जो है लोकल्स को जॉब रिजर्वेशन जो है दिया जाएगा। 33% वुमेन रिजर्वेशन दिया जाएगा हिल काउंसिल में, और स्ट्रिक्ट डोमिसाइल रूल्स लाएंगे, और लोकल जो लैंग्वेजेस हैं उनको रिकॉग्निशन दिया गया। तो 23 सितंबर को 2 एल्डरली प्रोटेस्टर्स जो है उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, जिसमें कि सोनम वांगचुक जी जो भी हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जिसने जो है नए यूथ लेड प्रोटेस्ट को ट्रिगर किया, ऐसा बोलते हैं। और सेंटर कहता है कि सोनम वांगचुक जी जो उन्होंने इंस्टिगेट किया वायलेंस, और फॉरेन एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी है, जैसे कि आज के हमने न्यूज़पेपर में देखा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के थ्रू इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। और तो बोलते हैं गैप है प्रोटेस्टर्स और सेंटर की परसेप्शन में इश्यूज और सॉल्यूशन को लेके। तो लद्दाख एक सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया है, और सेंटर को ज़रूरी है कि लोकल्स की प्रोटेक्शन को कॉन्फिडेंस मिले और ट्रबल मेकर्स को कंट्रोल में रखें, और लेजिटिमेट डिमांड्स को एड्रेस करते हुए इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोला जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सऊदी पाकिस्तान का एक जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उसको लेके है, जिसके पैक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी एग्रेशन अगर सऊदी अरेबिया पे या पाकिस्तान पे होता है, किसी भी कंट्री पे, तो वो एग्रेशन दोनों कंट्री पे माना जाएगा। और ये डील बेसिकली इंडिया के लिए सिक्योरिटी और जो डिप्लोमेटिक कंसर्न है वो काफ़ी रेज करता है। तो बेसिकली बैकग्राउंड क्या है कि अप्रैल 2025 में जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, तो उसके बाद से इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली जो है आइसोलेट करने का ट्राई किया। लेकिन ये जो डील है ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक गेन है। कैसे गेन है? तो इस पैक्ट का जो इम्पैक्ट है ये बेसिकली साउथ एशिया से के बियॉन्ड जो है वेस्ट एशिया में भी है, और खासकर जो है इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो सऊदी अरेबिया जो है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और जो मल्टीपोलैरिटी है उसको परस्यू कर रहा है अलग अलग पार्टनर्स के साथ, और पाकिस्तान के साथ जो सुन्नी आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है उसको भी स्ट्रेंथन कर रहा है। तो पहले पाकिस्तान ने बेसिकली सऊदी अरेबिया में जो है जो ट्रूप्स नहीं भेजे थे 2015 का येमेन कैंपेन जो है उसमें, और सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री है अब भी एक रिलायबल पार्टनर है जो इंडिया के खिलाफ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और इस डील ने में जो है न्यूक्लियर आर्म्ड जो पाकिस्तान है उसका भी स्ट्रैटेजिक लीवरेज दिख रहा है। तो इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं कि इंडिया का वेस्ट एशिया का आउटरीच जो है, और पाकिस्तान और अरब रिलेशंस, इनके बीच गैप भरने की कोशिश पार्टली जो है वो फेल हो रही है। और इंडियन स्ट्रैटेजी को अपने स्ट्रैटेजी में बेसिकली रिस्क टेकिंग और असर्टिव डिप्लोमेसी को अडॉप्ट करना होगा, वरना ग्लोबल डायनेमिक्स में इंडिया फेंस सिटिंग की वजह से ट्रैक्शन को लूज कर सकता है। और सऊदी अरेबिया का जो ये पैक्ट है ये एक वार्निंग है कि जो है जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड तेजी से शिफ्ट हो रहा है, और इंडिया को अपना स्ट्रैटेजिक चॉइसेस जो है वो रिवाइज करने की ज़रूरत है। इस पूरे आर्टिकल का ये बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे वाई इंडियाज अर्बन डेफिनेशन इज फेलिंग इट्स ग्रोइंग टाउन्स। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जो सेंसस कमिश्नर है उन्होंने स्टेट्स को जो है लेटर भेजा कि जो सेंसस 2027 होने वाला है उसमें जो अर्बन एरिया की डेफिनेशन है वो बेसिकली 2011 में जो थी वही सेम रहेगी, ताकि जो है जो डाटा है वो उस डेटा के साथ जो है कंपैरिजन हो सके और अर्बनाइजेशन ट्रेंड समझ सकें। तो 2011 में अर्बन एरियाज दो तरह के थे, एक तो स्टैट्यूटरी टाउन और एक सेंसस टाउन। स्टैट्यूटरी टाउन जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अर्बन जो है ऑफिशियली डिक्लेयर किया हो, और जिनके पास म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं। और सेंसस टाउन जो है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली रूरल होते हैं, और अर्बन डिक्लेयर की जो है रूरल होते हैं पर अर्बन जैसे ये काम करते हैं। तो सेंसस टाउन है इसके लिए क्राइटेरिया था कि जो है मिनिमम 5,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए, और 75% मेल वर्कफोर्स नॉन एग्रीकल्चर में हो, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लगभग 400 पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है?
इंडिया का जो अर्बन और रूरल बाइनरी डेफिनेशन है, ये बेसिकली आउटडेटेड है और रैपिड जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। और सेंसस टाउन्स और जो पेरी अर्बन एरियाज होते हैं, जो अर्बन ट्रेड्स दिखा रहे हैं, रूरल गवर्नेंस में ही रहते हैं, जिससे प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप आ जाता है। तो इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि अगर 2027 का जो ये सेंसस है उसमें डेफिनेशन रिटेन किया गया, तो अर्बन पॉपुलेशन अंडर काउंट हो सकती है, क्योंकि जो आसपास के अर्बन के एरियाज हैं वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो रूरल एरियाज में ही आ रहे हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन जो है ये बेसिकली अंडर काउंट हो सकती है और अर्बन सेटलमेंट्स को प्रॉपर गवर्नेंस और जो सर्विसेज हैं वो नहीं मिलेंगी। और क्राइटेरिया जैसे कि 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चर में, क्योंकि वुमेन का नॉन वर्क और गिग इकोनॉमी के जॉब्स कंसिडर नहीं होते हैं। तो सेमी अर्बन और रूरल जो अर्बन ट्रांजिशन एरियाज अर्बन एम्प्लॉयमेंट और लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, पर जो है सेंसस के हिसाब से ये रूरल ही रहेंगे। तो रिजिड और आउटडेटेड डेफिनेशन से मिलियंस ऑफ अर्बनाइज्ड लोगों और सेटलमेंट्स का मिस क्लासिफिकेशन हो सकता है, इस न्यूज़ में ये बोलना है। और इंडिया के इवॉल्विंग सेटलमेंट जो पैटर्न है उनके लिए मॉडर्न फ्लेक्सिबल और अर्बन डेफिनेशन की ज़रूरत है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, आरबीआई मेक्स ऑथेंटिकेशन टफर फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो आरबीआई ने डिजिटल जो पेमेंट्स है उनको और सिक्योर बनाने के लिए न्यू रूल्स अनाउंस किए हैं। इसमें मिनिमम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अलावा एडिशनल जो है रिस्क बेस्ड चेकिंग लगानी होगी। ये रिस्क बेस्ड चेकिंग बेसिकली इसमें एक फैक्टर जो डायनेमिकली क्रिएट या प्रूव होना चाहिए हर ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे कि अभी के ट्रांजैक्शन में ओटीपी आता है, और ये ओटीपी हर ट्रांजैक्शन के अलग होता है, वैसे ये डायनेमिकली जनरेटेड कोड भी हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग होगा। तो ऐसा कुछ करने का सोच रही है आरबीआई। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे, देयर कैन बी नो जस्टिस इफ पैलेस्टीन इज नॉट फ्रीड, सेज अब्बास एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो पैलेस्टीनियन लीडर जो मोहम्मद अब्बास है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोला कि गाजा के लोग जो है 2023 के हमास अटैक को रिजेक्ट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वॉर के बाद हमास का जो है गाजा में गवर्नेंस या वेपन्स पर कंट्रोल ना हो। और उन्होंने हाईलाइट किया कि गाजा में इसराइल के अटैक्स से लोग जिनोसाइड, स्टारवेशन और डिस्प्लेसमेंट फेस कर रहे हैं। और अब्बास ने एक 2 स्टेट सॉल्यूशन का विजन रिपीट किया, जिसमें पैलेस्टीन और इसराइल अलग अलग स्टेट के रूप में जो है एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे काफ़ी दूर है, क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट अभी भी पैलेस्टीन स्टेट क्रिएशन को रिजेक्ट करती है। और नेतन्याहू का प्लान है कि इसराइल सिक्योरिटी कंट्रोल मेंटेन करेगा और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गाजा में रोल नहीं मिलेगा। साथ ही इसराइल ने अटैक्स में गाजा में कम से कम 17 लोग मर गए, ऐसा बोलते हैं, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन ओकेज कंटेंशियस अल्जाइमर्स ड्रग एमिड एफिकेसी डिबेट। तो पहले अल्जाइमर्स डिजीज क्या होता है? अल्जाइमर्स डिजीज बेसिकली एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें दिमाग के न्यूरॉन्स जो ब्रेन सेल्स हैं उनको धीरे धीरे डैमेज करता है। ये मेमोरी, थिंकिंग और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। मेमोरी लॉस, स्पेशली रिसेंट इवेंट्स या फेसेस याद ना रहना, ये सब चीज़ें, कन्फ्यूजन होना, मूड स्विंग्स, पर्सनैलिटी चेंज, ये सब रहता है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली अल्जाइमर्स की दवा किसनूला को अप्रूवल दे दिया है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस जो है को लेकर मेडिकल कम्युनिटी में डिबेट चल रही है और ये ट्रीटमेंट ब्रेक थ्रू माना जा रहा है, लेकिन बेनिफिट्स अभी भी लिमिटेड हैं और कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से कवर किया। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए आप लोग और कमेंट करिएगा, थैंक यू, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।